नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टीवी भारत। दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खोलकर तारीफ की है। एक कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश बहुमुखी विकास का मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा है कि उद्योग, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश देश में पहले पायदान पर खड़ा है। पीयूष गोयल ने दावा किया है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल मजबूत है और प्रदेश का भविष्य बेहद उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री इस टिप्पणी को योगी सरकार के विकास मॉडल की बड़ी सराहना माना जा रहा है। Chief Minister Yogi Adityanath, under the guidance of Prime Minister Modi, has completely transformed Uttar Pradesh. He's made it a place to do business in. He's brought in law and order of the highest level. Infrastructure is world class. The people there are charged. They want to make a better future for their children, for their families. And the state has a very, very bright future. Thank you so much. दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजधानी के कई अदालतों और स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की 4 प्रमुख कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और संकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल मिलने के बाद सभी जगह पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। सावधानी के तौर पर कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा धमकी भरे ईमेल 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी भेजे गए हैं और द्वारका और प्रसन्न बिहार क्षेत्र के स्कूलों में भी इसी तरह की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। फिलहाल जांच टीमें ईमेल की लोकेशन, सोर्स की मांसा और पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल राय ने दावा किया है कि दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद से उनकी रेकी हो रही है और उन्हें धमकियां मिल रही है। उन्होंने बताया है कि बाबा बागेश्वर धाम की सनातन रैली में शामिल होने के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों से उन्हें उनकी गतिविधियों पर निगरानी और संभावित खतरे की जानकारी मिली थी। गोपाल राय का आरोप है कि रेकी और खतरे की जानकारी होने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टरों ने जिस तरह की घटनाओं की आशंका जताई, उसे देखते हुए वहां तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। गोपाल राय ने इन आरोपों पर अब सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखिए, अभी 3 दिन पहले मैं मथुरा जा रहा था कि खुफिया विभाग के अधिकारी का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं और कितनी सुरक्षा लगी है। चूँकि दिल्ली में विस्फोट हुआ है तो आप भी टारगेट पे हैं। लखनऊ से 4 लोग हैं, तो हमने कहा मैं अभी उधर से लौट के आता हूँ तो बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ सुरक्षा कोई है नहीं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के आमंत्रण पर हम लोग पहुँचे थे। वहाँ हिंदू सनातन यात्रा, हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए चल रहा था, तो वहाँ जाना भी आवश्यक था। हम पूरी टीम के साथ गए थे। लेकिन पहले से भी मुझे कई बार यहाँ पे धमकियाँ मिल चुकी हैं और मैं अभी रेकी हमारे घर की जा रही है। रेकी करने के पश्चात मैं डीएम, एसएसपी से लेकर के सभी अधिकारियों को मैं दिया हूँ, यहाँ लोकल थाने पर भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ देखिए, आजमगढ़ का एक
या इसमें जान से मारने की धमकी बम्भौर गांव से, क्योंकि वहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था, मैं गया था। ऐसे में जान से मारने की धमकी के साथ साथ देखिए हमला हो भी चुका है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये कर रहा हूँ, ये 2015 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। चूँकि आतंकवाद के खिलाफ हम कार्यक्रम करते रहे, तो ये चीज़ें हम लोग किए थे। और देश भर के हिंदुओं को जगाने के लिए जागो हिंदू जागो अभियान के तहत हम वर्क कर रहे हैं। धन्यवाद। समोसा फटाफट पिलाओ। तुम भाग कहाँ गए थे? अबे तुम यहाँ थे भैया? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इतनी दूर कहाँ बैठ गए? राष्ट्रीय लखनऊ से बड़ी खबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी में पद यात्रा निकली। यहां पद यात्रा अलबम बाग चौराहा से मैया तक निकली गई और कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और कई बसपा नेता मौजूद रहे। पद यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गरीब के घर तक राशन और गैस पहुंचाने का काम किया है। इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले गुंडाराज हुआ करता था, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है और राज्य में गुंडाराज पूरी तरह खत्म हो चुका है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पद यात्रा के दौरान मीडिया से बात भी की और सुनिए आगे। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ये रैली के बाहर जो लोग खड़े हैं, दो कदम बढ़ाओ तभी बन पाएगी। जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में रन फॉर यूनिटी एवं जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी अनुक्रम में आज लखनऊ में कैंट विधानसभा में रन फॉर यूनिटी एवं जनसभा का आयोजन किया गया। ऐसे अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए हम सब कार्यकर्ता उनके जीवन चरित्र को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच के मुताबिक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता प्राण पट से जुटेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का भव्य शुभारंभ किया और देश भर से आए प्रतिभाशाली बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान और समाज से जुड़े विविध विषयों पर अपने अपने आधुनिक और नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए और मुख्यमंत्री ने सभी मॉडल्स का गहन अवलोकन किया और छात्रों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कृष्ण गौर भी मौजूद रही। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी में रखे प्रोजेक्ट्स की सराहना की और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत का भविष्य इन उभरते युवा वैज्ञानिकों के हाथों में है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रौद्योगिक और शिक्षा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच विद्यार्थियों को
वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वैज्ञानिक शोध और तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। प्रदर्शनी के पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जल संरक्षण, कृषि नवाचार और स्वास्थ्य तकनीकी जैसे विषयों पर आधारित मॉडल सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों के सम्मान के साथ हुआ और यह आयोजन एक बार फिर साबित करता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा और नवाचार में एक अग्रणी राज्य बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रही है। सुनिए। हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है। वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है, जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण हैं जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारी कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया, जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए। मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है, उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है, ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है, ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, ये भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए, अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण है। अभी तो प्राण 5 कहाँ हैं आप देखो
एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया, दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक, तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक, चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है। वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और पांचवा प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बचता है। कोई को अगर अंगदान दे करके उसके जीवन में कोई खुशियां ला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसीलिए तो इंजेक्ट करके कहीं से भी इंजेक्शन दे करके आपके यहाँ दवाई पहुंचाई जाती है। अब अगर ये मुंह नहीं होता तो पहुंचता कैसे है? ये आपका मुंह तो है, कहीं भी सलाइन चढ़ा देते हैं, कहीं से इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये जो आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान का अपना महत्व है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती, लेकिन आज तो मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमीर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम सारा भाई, ऐसे कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं। इतने अच्छे अच्छे स्टाल, और आपको देख करके अब हमारा विक्रमादित्य का ये पूरा पुरातन काल, जब विक्रमादित्य और नवरत्नों का समय चल रहा था, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रतिभाओं को उसी प्रकार से प्रोत्साहन देने का समय भी है। और मुझे इस बात की और आनंद आता है जब हमारा अंतरिक्ष मिशन मून के साथ मंगल का फेल होता है, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के हमारे वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करती है। इससे अच्छा स्वर्णिम काल क्या होता है? जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के फिर से जेल जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। बसपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आज तीखी प्रतिक्रिया दी है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, जब बोया पेड़ बाबुल का तो आम कहाँ से होए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के राशुख में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कानून को तोड़ा, मरोड़ा और अत्याचार किए और अब उनके मुताबिक पाई का हिसाब हो रहा है, न्याय हो रहा है। और बसपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर इस कार्रवाई से सपा को दर्द हो रहा है तो वह दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम करे। आजम खान के जेल जाने को लेकर सियासत गर्म है और आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई का हिसाब हो रहा है। दिल्ली धमाके के मामले में बड़ा खुलासा, आतंकी उमर नबी का धमाके से पहले एक नया एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर अंग्रेजी में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वायरल वीडियो पर उमर नबी खुद को हमले के लिए तैयार बताते हुए सुसाइड बॉम्बिंग जैसी खतरनाक मानसिकता की बात करता दिख रहा है। वीडियो से वह कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने के और कथित तौर पर कुर्बानी की वकालत करता नजर आता है। जांच एजेंसियों इस वीडियो की असलियत और टाइमलाइन की पड़ताल कर रही है कि यह वीडियो धमाके से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था या फिर और उद्देश्य से बनाया गया था। उमर
नवी का यह नया वीडियो जांच को नए मोड़ ले जा सकता है। एजेंसियों के पास अब उसके इशारों और नेटवर्क की पड़ताल के लिए एक और अहम सुराग मौजूद है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक और कानूनी भूचाल। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उन्हें मानवता के विरोध अपराध के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद बांग्लादेश ने 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि का हवाला देते हुए भारत से हसीना को वापस भेजने में मदद मांगी है। भारत ने कहा है कि यह मामला पूरी तरह कानूनी और न्यायिक है और इसके लिए दोनों देशों के बीच औपचारिक चर्चा की आवश्यकता होगी। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. तो बड़ा सवाल, क्या भारत बांग्लादेश के इस प्रत्यार्पण अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? संधि के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति पर प्रत्यार्पण योग्य अपराध का आरोप या सजा है तो दोनों देश एक दूसरे से उसका प्रत्यार्पण मांग सकते हैं। शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश ने मानवता के विरोध अपराध से जुड़े आरोपों के आधार पर वारंट और सजा जारी की है, लेकिन इसके साथ कानूनी पेचीदगियां भी है और संधि के अनुच्छेद 1 और 2 कहता है कि जिस अपराध पर प्रत्यार्पण मांगा गया है वह दोनों देशों के कानूनों में दंडनीय होना चाहिए, जबकि बांग्लादेश में मानवता के विरोध अपराध घरेलू कानून के तहत परिभाषित है। भारत में यह शब्दावली आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों और युद्ध अपराधों से संबंध है, यानी भारत यह कह सकता है कि आरोप उसके घरेलू कानूनी ढांचे के तहत प्रत्यार्पण की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 6(1) राजनीतिक प्रकृति के अपराध। यदि अपराध राजनीतिक माना जाए तो प्रत्यार्पण से इनकार किया जा सकता है। शेख हसीना ने फैसले के बाद इसे राजनीतिक प्रतिरोध बताया है। अनुच्छेद 8(3) अनुरोध संभावना से न हो यदि अनुरोध न्याय के हित में नहीं है या दुर्भावना से प्रेरित है तो भी प्रत्यार्पण से इनकार संभव है। समर्पण का सवाल तभी उठता है जब पूरा कायदे अनुसार सब चीज़ें हों। ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है भारत और बांग्लादेश के बीच, इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत एक प्रोसीजर होता है।
अगर शेख हसीना जैसे वो आज दिल्ली में हैं, भारत में हैं, और अगर बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि वो वापस जाए, तो ये जो उन्होंने कोर्ट केस किया है, हालांकि मैंने कहा है साफ साफ कि ये कोर्ट केस वैलिड है ही नहीं, क्योंकि ये कैंगरू कोर्ट था। ये जो जजेस अपॉइंट हुए थे ये इलीगल अपॉइंट हुए थे। जो भी हुआ है ये सारा जो एविडेंस है भारत की सरकार को मिलना चाहिए। भारत में एक और कोर्ट केस होगा जिसमें बांग्लादेश की सरकार अपने लॉयर्स को भेज सकते हैं, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। वो भेजें, यहाँ पे कोर्ट केस हो, फिर निर्णय होगा कि ये जो कोर्ट केस बांग्लादेश सरकार ने किया है इसके तहत शेख हसीना का वर्डिक्ट जो है ये वाजिब है कि नहीं, और इनको वापस भेज। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे हम मिति भारत।